Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss another part, part 2 MCQs class 11th English, Father to Son, written by Elizabeth Jennings Hornby. Now let's start. First one is, what is the poem Father and Son about? ये जो poem Father and Son है वो किसके बारे में? हैप्पी रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, पिता और बेटे के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है, संबंध है, उसके बारे में ये पोम है. बिटर रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन ड्यू टू जनरेशन गैप, कि जनरेशन गैप की वजह से पिता और बेटे के बीच के जो संबंध है वो बहुत कड़वे हैं. फादर कंपेयरिंग हिज लाइफ विद हिज सन, या फादर जो है वो अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहा है. या नन ऑफ दिस. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, bitter relationship between father and son due to generation gap. Next one is, from where does the son's anger arises? कि सन का, उनके बेटे का जो नाराजगी थी, उनके बेटे का जो गुस्सा था वो कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? आउट ऑफ हिज एरोगेंस, उसके एरोगेंस की वजह से, या आउट ऑफ हिज ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख, उसके दुख की वजह से, आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, या उसके जो फादर का जो एटीट्यूड है, उसका जो उसके फादर का जो बिहेवियर है, मीन्स ही इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी विद हिज फादर्स एटीट्यूड, उसकी वजह से उसका एरोगेंस, उसका एंगर जो अराइज होता है. या आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, या उसके बचपन की जो मेमोरीज थी, मीन्स कहते हैं ना कई बार कि कुछ लोग का जो बचपन होता है वो बहुत ख़राब होता है, तो वो बचपन की जो मेमोरीज होती है उसकी लाइफ पर बच्चे के जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अफेक्ट डालता है. ऐसा कुछ था नहीं. नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, आउट ऑफ हिज ग्रीफ. नेक्स्ट वन इज, हु हैव लिव्ड टुगेदर फॉर ईयर्स, कि कई सालों तक कौन साथ रह रहा था? फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, फादर एंड मदर, या ऑल ऑफ एबव, या सभी साथ में रह रहे थे. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, फादर एंड सन. हु ट्राइज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, ये संबंधों को बनाने की कौन कोशिश करता है? मीन्स फादर और सन के बीच में जो बिटर रिलेशनशिप थी उसको कौन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं? द पोइट, द सन, द फादर, द मदर. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, द फादर. फादर जो है वो अपने बेटे के साथ उसके जो बिटर जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है, और वो बोलता है कि भले ही उसका बेटा बहुत प्रोडिगल है, बहुत खर्चीला है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्च करता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि वो किसी और दूसरी दुनिया में ना जाए, लोगों के पास ना जाए, बल्कि वो अपने घर में खुद आए. नेक्स्ट, हाउ डू द फादर एंड सन बिहेव लाइक, फादर और सन जो है वो कैसे बिहेव करते हैं? क्लोज फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे. एनिमीज, एक दूसरे के दुश्मन थे. फैमिली मेम्बर्स थे, या फिर वो स्ट्रेंजर्स या अजनबी थे. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, स्ट्रेंजर्स. फादर और सन जो है वो एक दूसरे के लिए अजनबी थे, या अजनबियों की तरह वो बिहेव करते थे. नेक्स्ट वन, देयर वॉज नो साइन डैश बिटवीन फादर एंड सन, फादर और सन के बीच में कोई साइन नहीं था. कौन सा साइन नहीं था? अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ का, कि फादर जो है वो अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा था, और बेटा जो है वो अपने फादर को नहीं समझ रहा था. मिसअंडरस्टैंडिंग, या बोथ ए एंड बी दोनों ही था, या नन ऑफ दिस. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, अंडरस्टैंडिंग. There was no sign of understanding between the father and son. Next one, who says we both must live on the same globe? कौन कहता है कि हम जो है वो हमको एक ही ग्लोब पर रहना चाहिए, या हम एक ही ग्लोब पर रहते हैं? मीन्स ग्लोब इन द सेंस कि एक घर में, जहाँ बोलता है ना कि मेरा बेटा आ जाए, एक ही घर में हम लोग रहें, इस तरह से. द फादर, फादर बोलता है. द सन, बेटा बोलता है. बोथ ए एंड बी, दोनों एक दूसरे से बोलते हैं. या द पोइट. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, द फादर. फादर कहता है कि वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब. नाउ नेक्स्ट वन इज, हु एक्सप्रेसेस अ सेंस ऑफ एंगर. सेंस ऑफ एंगर कौन एक्सप्रेस करते हैं? द फादर, द सन, द पोइट, या नन ऑफ दिस. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, द फादर. जो फादर है वो अपने सेंस ऑफ एंगर को एक्सप्रेस करता है. नेक्स्ट वन,
वॉट डू द फादर एंड सन लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को इच्छा करना, किसी की डिज़ायर करना। तो फादर एंड सन जो है वो किस चीज़ की इच्छा करते हैं? मेमोरीज, मनी, पैसा, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने की, फॉरगिव, माफ़ करना, या ऑल ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, फादर एंड सन लॉन्गिंग फॉर फॉरगिवनेस, या क्षमा करना। फादर और सन जो है वो एक दूसरे को क्षमा करते हैं। बेसिकली फादर ही है जो बोलता है कि वो अपने बेटे को माफ़ कर देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फादर्स एंगर अ प्रोडक्ट ऑफ। फादर का जो गुस्सा है, उसकी जो एंगर है, वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है? ग्रीफ, दुख, लव, प्यार, या हैप्पीनेस, खुशी, या अंडरस्टैंडिंग। ग्रीफ, दुख। फादर का जो एंगर है वो दुख के कारण से है। ग्रीफ क्या आंसर हो गया। हैप्पीनेस, तो खुशी उनमें थी ही नहीं। लव, प्यार एक दूसरे से वो करते ही नहीं थे क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था। अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो उनमें थी। तो जो एंगर जो था वो किसके कारण से था? ग्रीफ की वजह से था, दुख की वजह से था। एलिजाबेथ जेनिंग्स इज प्राइमरली नोन एज द पोइट ऑफ विच नेशनलिटी। अभी तक हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन जो किए हैं वो हम लोगों ने चैप्टर पोम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, उसको हमने डिस्कस किया। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं, तो हमारे जो पोइट हैं, जो एलिजाबेथ जेनिंग्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि केवीएस का एग्जाम होने वाला है। तो हो सकता है कि आपके पोइट से रिलेटेड भी आपके एक दो क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। एलिजाबेथ जेनिंग्स इज प्राइमरली नोन एज द पोइट ऑफ विच नेशनलिटी। एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है वो प्राइमरली किस चीज़ के लिए जानी जाती है? नेशनलिटी मीन्स किस देश की है वो, सिंपल सा। अमेरिकन है वो, ब्रिटिशर्स हैं, कैनेडियन, या ऑस्ट्रेलियन। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, ब्रिटिशर। नेक्स्ट, विच लिटरेरी मूवमेंट इज एलिजाबेथ जेनिंग्स एसोसिएटेड विद। एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है वो किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करती हैं? द बीट जनरेशन, द मूवमेंट, द रोमांटिक्स, द इमेजिस्ट। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, द मूवमेंट। नेक्स्ट वन, what is the recurring theme in Elizabeth Jennings poetry? एलिजाबेथ जेनिंग्स ने जितनी भी पोइट्री या पोम्स जो लिखी हैं उसकी बेसिक थीम क्या थी? पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, जो राजनीतिक जो क्रांतियाँ जो रही हैं, पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशन। कई पोइट्स ऐसे हैं ना कि जिन्होंने जब क्रांति को देखा है तो उस जैसे हमारे वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ जो किससे किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनकी जो पोइट्री कहीं ना कहीं वो रेवोल्यूशन रिफ्लेक्ट करता था। या नेचर्स ब्यूटी, जैसे कीट्स है, नेचर की ब्यूटी को हमेशा एक्सप्रेस करते थे, वर्ड्सवर्थ भी करते थे। पर्सनल रिलेशनशिप एंड इमोशनल रेस्ट्रेंट, या वो पर्सनल रिलेशनशिप और जो इमोशनल जो रेस्ट्रेंट होते हैं उसको डिस्कस करती हैं, उनकी पोइट्री में हमेशा वो मिलता है। या वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, या वॉर एंड कन्फ्लिक्ट। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल रेस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट मीन्स होता है एक्चुअली इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर वो एडजेक्टिव है। इट मीन्स नॉट शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मीन्स बहुत ज़्यादा शांत होना, भावहीन होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की चीज़ है तो वो बहुत शो ऑफ नहीं करेंगे, दुख है तो बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे। तो इट मीन्स रिस्ट्रेन, जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांगली शो नहीं करते हैं। उनके पोइट्री में हमेशा पर्सनल रिलेशनशिप एंड इमोशनल रेस्ट्रेंट देखने को मिलेगा। जैसे द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पोम इज फादर एंड सन। फादर टू सन आपकी जो पोम है इसमें आप देख सकते हैं कि फादर और उनके बीच में जो किस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट वन इज इन द पोम माई ग्रैंड मदर बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स, व्हाट इमोशन डज द पोइट एक्सप्रेस टुवर्ड हर ग्रैंड मदर। कह रहे एलिजाबेथ जेनिंग ने एक पोएम लिखी थी माई ग्रैंड मदर, ये इनकी एक पोम है जिसमें उन किस इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए। प्राइड, प्राइड मीन्स बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को गर्व महसूस करना। गिल्ट, बहुत ज़्यादा गिल्टी या दुखी होना किसी भी चीज़ को, अपराध बोध जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। एंगर, गुस्सा होना, जॉय, आनंद। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, गिल्ट। Which of the following is not a characteristic of Elizabeth Jennings poetic style? एलिजाबेथ जेनिंग्स की जो पोइटिक स्टाइल है वो उसमें इनमें से कौन सा एक टर्म जो वो नहीं है? क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी,
इमोशनल रेस्ट्रेंट या रिलीजियस एक्सप्लोरेशन। नाउ द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी, इनकी पोम में जो है क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी होता है। अब फादर टू सन आपने देखा ना कितनी सिंपल इजी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार आप रीडिंग भी लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पोम में क्या है। इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी वो आपका लैक करता है। इमोशनल रेस्ट्रेंट तो आपका है ही, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को उन्होंने दिखाया कि नहीं शो करना है। या रिलीजियस एक्सप्लोरेशन। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट, द पोम एब्सेंस बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स डील विथ विच सेंट्रल थीम। एक इनकी पोम है एब्सेंस एलिजाबेथ जेनिंग्स की, उसका सेंट्रल थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ वॉर, द लॉस एंड लॉन्गिंग्स, the beauty of nature, या political freedom. Now the correct answer is B, loss and longing. Next, Elizabeth Jennings' poetry often reflects her exploration of which subject. एलिजाबेथ जेनिंग्स की पोइट्री जो है वो अक्सर किस चीज़ को वो एक्सप्लोर करती हैं विद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट भी उनका क्या रहता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म और जो स्पिरिचुअलिटी होता है उसको उन्होंने यूज़ किया। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी या हिस्टोरिकल इवेंट। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट वन इज, इन द पोम फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व्स अराउंड। कि इस पोम में फादर टू सन आपकी जो पोम है वो उसमें जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच रिवॉल्व करता है? फादर्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज सन। फादर जो है वो अपने बेटे को मिसअंडरस्टैंड करता है, उसको गलत समझता है। अ सन्स रिबेलिंग अगेंस्ट हिज फादर। फादर जो सन है वो अपने फादर के अगेंस्ट में ही रिबेल कर देता है, उसके अगेंस्ट में ही विद्रोह कर देता है। अ फादर्स रिग्रेट फॉर हिज लॉस्ट यूथ। या फादर जो है वो अपने लॉस्ट यूथ, उसकी जो यूथ था, उसका जो जवानी था वो कहीं खो गया, उसके लिए वो दुखी हो रहा है। अ सन्स अचीवमेंट, या फिर अपने बेटे के अचीवमेंट्स के लिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, अ फादर्स मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज सन। नेक्स्ट, व्हाट टोन इज कॉमनली फाउंड इन एलिजाबेथ जेनिंग्स पोम। कि एलिजाबेथ जेनिंग्स की पोम में बेसिकली मेन टोन क्या है, क्या फाउंड करते हो? सैटारिकल, जॉयफुल, मेलनकलिक और सिनिकल। नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, मेलनकलिक। मेलनकलिक मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी होना। सैटारिकल मीन्स किसी पर कमेंट करना। नेक्स्ट वन, which poem by Elizabeth Jennings is often used to discuss her restrained style and deep emotional undertone? Now the options are A Praise of Certain, Creation, A Wasteland, A Hollow Man to Autumn. Now the correct answer is A Praise of Creation. So now these are the important questions related to Elizabeth Jennings and his poetry. Thanks for watching. Do subscribe it.